बट एसी जो चैप्टर हमारे पास ऑनगोइंग है उसमें आगे हमें बढ़ने के लिए जो कॉन्सेप्ट दिमाग में ऑलरेडी होने चाहिए उनमें से कुछ चीज़ें आपके सामने हैं। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को आप लोग मतलब बेसिक इक्वेशन क्या है, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें ध्यान से सुनना, टाइम के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें बेटा तो ध्यान दीजिएगा, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है। जैसे V क्या इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस होता है टाइम इंस्टेंट की वैल्यू बार बार चेंज होएगी ना, किसी पर्टिकुलर टाइम पर वैल्यू जीरो हो सकती है, मैक्सिमम हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तभी यहाँ पर वी नॉट क्या है, वी नॉट को हम बोलते हैं पीक वोल्टेज या फिर एम्पलीट्यूड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज वी नॉट। तो वी नॉट की जो वैल्यू है वो है तो अपर मैक्सिमम हो गया, डाउन मैक्सिमम हो गया, दो ही ऑप्शन है, पॉजिटिव और नेगेटिव। कांस्टेंट अमाउंट होता है, इसको पीक वैल्यू या फिर एम्पलीट्यूड वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। करंट के लिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट बोल सकते हैं। साइन यहाँ पर रिपीटेटिव फंक्शन को शो करता है और ओमेगा टी फेज एंगल को शो करता है। ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं तो दिमाग में आपके होना चाहिए, मैं रिकॉल करा रहा हूँ। प्योर रेजिस्टेंस के इफेक्ट में वोल्टेज और करंट हमेशा सेम फेज में रहेगा, मतलब इनमें फेज डिफरेंस जीरो रहेगा। प्योर इंडक्टर कॉइल विथ इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल, वोल्टेज लीड्स टू करंट बाय फेज एंगल पाई बाय टू, वोल्टेज हमेशा करंट से पाई बाय टू फेज एंगल आगे रहेगा। इन प्रेजेंस ऑफ कैपेसिटर विथ प्योर कैपेसिटेंस, वोल्टेज ऑलवेज लैग्स टू करंट बाय फेज एंगल पाई बाय टू। ठीक है, इसी तरह से आप याद रख सकते हैं। अब प्योर रेजिस्टेंस का जो इफेक्ट होगा, ये तो स्टैंडर्ड चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए आपके। प्योर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस ऑल्टरनेटिंग सर्किट में अगर हमने रेजिस्टर अटैच किया विथ रेजिस्टेंस आर, ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स आपने ले लिया, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, रेजिस्टेंस पर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वी आर और मैक्सिमम वी नॉट आर। तो देखिए रेजिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ये डीसी में भी आपने पढ़ा है, डायरेक्ट करंट में भी, और यही एसी में भी एप्लीकेबल है, ध्यान रखना। इन एसी में इसके अलावा बेटा आप लोग और कैसे ट्रीट कर सकते हैं इसको, वी नॉट अपॉन आई नॉट या फिर वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस। रेजिस्टेंस की जो अब तक यूनिट थी ओम, वही यहाँ पर अलग से कुछ नहीं है। आप इसे वी अपॉन आई वोल्ट अपॉन एम्पियर भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, प्योर रेजिस्टेंस की इफेक्ट में अगर हम लोग बात करें तो जो किरचॉफ्स लॉ का यहाँ आपके लेवल में अगर कुछ खास यूज नहीं है तो ये फिर भी दिमाग में होना चाहिए। किरचॉफ लॉ क्या कहता है, गिवन वोल्टेज इक्वल टू यूज्ड वोल्टेज। क्या पर सोर्स ने कितना पोटेंशियल दिया इंस्टेंटेनियस V और रेजिस्टेंस ने कितना यूज किया VR। ध्यान देना, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी और करंट के इफेक्ट में I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ध्यान रखना, प्योर रेजिस्टेंस के इफेक्ट में वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में ही रहेंगे ना, तो इनमें फेज डिफरेंस कितना होगा, जीरो। फेज डिफरेंस कितना रहेगा, इसमें वोल्टेज का फेज एंगल ओमेगा टी, करंट का भी ओमेगा टी, तो दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, जीरो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को शो करता है कॉस ऑफ फाई। फाई क्या है यहाँ पर, फेज डिफरेंस जीरो, तो कॉस जीरो कितना हो जाएगा, +1, दैट इज मैक्सिमम अमाउंट। फिर द एवरेज पावर कंजप्शन है, एवरेज पावर डिसिपेशन, तो पी एवरेज 1/2 वी नॉट आई नॉट कॉस ऑफ फाई। बच्चों कीप इन माइंड, ये आपके काम की चीज़ें हैं क्योंकि फ्रीक्वेंटली चैप्टर में यूज होंगे ना। ठीक है, ध्यान देना। पी एवरेज, एवरेज पावर कंजप्शन, एवरेज पावर लॉस, 1/2 वी नॉट आई नॉट कॉस ऑफ फाई। वी नॉट क्या शो कर रहा है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, आई नॉट पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, कॉस फाई क्या है, पावर फैक्टर है, और फाई क्या फेज डिफरेंस है। हर स्टेप आपके दिमाग में सेटल होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं फाई अगर जीरो तो कॉस जीरो +1, एंड व्हाट इज आंसर, 1/2 वी नॉट आई नॉट। और बच्चों इसी को अपन चाहें तो वी नॉट बाय √2 और आई नॉट बाय √2 भी लिख सकते हैं। 2 को मैंने √2 × √2 लिखा
का, तो वी नॉट बाई रूट टू दैट इज वी आर एम एस और आई नॉट बाई रूट टू दैट इज आई आर एम एस, ये भी लिखा जा सकता है बच्चों। ठीक है, कोई एक्सक्यूज, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें बेटा हमारे पास ग्राफ की अगर बात करें, वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होने चाहिए। तो टाइम के रेस्पेक्ट में जहाँ पर वोल्टेज मैक्सिमम और करंट भी मैक्सिमम होगा, और जहाँ वोल्टेज जीरो होगा करंट भी एग्जैक्टली जीरो ही होगा। तो देखिए रेगुलर ग्राफ मैंने वोल्टेज के लिए बनाया, डॉटेड आप करंट के लिए ले लीजिए। तो टाइम के रेस्पेक्ट में जहाँ वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट भी मैक्सिमम है, जहाँ वोल्टेज जीरो है करंट भी जीरो होगा, और जहाँ वोल्टेज ने डायरेक्शन चेंज किया करंट ने भी अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया है। इसी सीक्वेंस में थोड़ा और आगे चले, देखिए ध्यान दीजिएगा, फेजर ग्राफ की बात करते हैं। तो फेजर ग्राफ सुनिएगा, ढंग से समझना, एक्स एक्सिस देन वाई एक्सिस। वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बच्चों, वी नॉट। तो वी नॉट का आप एज ए पोजीशन वेक्टर ट्रीट कीजिए। तो वी नॉट, वोल्टेज का फेज एंगल कितना है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस एंगल ओमेगा टी, एक्स एक्सिस से हम लोगों ने ओमेगा टी शो कर दिया। तो वोल्टेज की पीक वैल्यू से वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। तो कर देंगे। तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बच्चों, देखो दिमाग लगाना, वी नॉट ने जहाँ इंटरसेक्शन शो किया है, वी नॉट से आपने वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो वाई एक्सिस पर जहाँ इंटरसेक्शन बना, तो ओरिजिन से उस इंटरसेक्शन पॉइंट तक की लेंथ क्या हो जाएगी, वी नॉट साइन ओमेगा टी। यस और नो, दिमाग में आ रही बात? याद है ना एक कॉन्सेप्ट अपन ने लास्ट क्लास में बात किया था मैकेनिक्स में, हमने बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आर है थीटा एंगल, थोड़ा जिस एक्सिस से एंगल बना है वहाँ पर उसके अलोंग आर कॉस थीटा और परपेंडिकुलर आर साइन थीटा, याद है क्या? इसी तरह से वी नॉट साइन ओमेगा टी, और वी नॉट साइन ओमेगा टी क्या शो कर रहा है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो ओरिजिन से इंटरसेक्शन पॉइंट तक की लेंथ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को शो करेगी। जहाँ पर वोल्टेज है वहीं पर करंट आप देख सकते हैं, करंट की मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट शो कर दी मैंने। फेज एंगल दोनों के लिए सेम है ओमेगा टी, अच्छी बात है। हम लोगों ने फिर से वाई पर नॉर्मल ड्रॉ किया, इंटरसेक्शन पॉइंट आई को शो कर देगा, इसका फेजर ग्राफ है। ये तो हम लोग साइनसोइडल ग्राफ दे सकते हैं या वेव कर्व दे सकते हैं फॉर प्योर रेजिस्टेंस, और ये क्या है, फेजर ग्राफ। डन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इससे हम और आगे बढ़ेंगे। ये रेजिस्टेंस की बात है। अब बात करते हैं रिएक्टेंस एलिमेंट की। रिएक्टेंस को शो कर रहे हैं कैपिटल एक्स से। कहना क्या चाहता है रिएक्टेंस, वो देखिएगा ध्यान से बेटा। रिएक्टेंस एलिमेंट कौन कौन है, इंडक्टर कॉइल विद प्योर इंडक्टेंस, कैपेसिटर विद प्योर कैपेसिटेंस। अब इसका नेम सुन के थोड़ा कभी बच्चा अजीब सा फील करता है, कंफ्यूज होता है, यार इंडक्टर कॉइल विद प्योर इंडक्टेंस का मीनिंग क्या है। और सोचिए इंडक्टर कॉइल फाइनली है तो वायर से बनी हुई कॉइल ही ना। अब कॉइल है मतलब वायर से बनी हुई है, मेटल से बनी हुई है, और मेटल जो करंट फ्लो हो रेजिस्टेंस भी काम करेगा यार, ठीक है ना। तो बच्चों एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो कॉइल है इसमें रेजिस्टेंस भी तो काम करना चाहिए, इसका ओनली सेल्फ इंडक्टेंस ही काम नहीं करेगा, रेजिस्टेंस भी इफेक्टिव होना चाहिए। लेकिन हम लोग थ्योरेटिकली जब भी इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, जब भी आप सुने इंडक्टर कॉइल विद प्योर इंडक्टेंस, उसका मीनिंग ये होता है बच्चों कि हम इस कॉइल के रेजिस्टेंस को इग्नोर करके चलते हैं। हम ये सोचते हैं कि इसका रेजिस्टेंस एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पर ओनली इसका सेल्फ इंडक्टेंस ही काम कर रहा है, ध्यान रखिएगा। एक्चुअल में प्योर एल सर्किट प्योर इंडक्टर कॉइल नहीं होती है, एक्चुअल में आरएल सर्किट होता है कि रेजिस्टेंस के साथ इंडक्टर कॉइल अटैच होती है, ठीक है ना, क्योंकि कॉइल का खुद का रेजिस्टेंस हो जाता है। ऐसे कैपेसिटर विद प्योर कैपेसिटेंस में हम लोग एज्यूम करके चलते हैं इसका ओनली कैपेसिटेंस सी और कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी ही काम करेगा, इसमें भी रेजिस्टेंस हम लोग इग्नोर करके चलते हैं। एक्चुअल में ऐसा भी प्योर फॉर्म में नहीं हो पाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए रिएक्टेंस में बात करें तो रिएक्टेंस इंडक्टर कॉइल और कैपेसिटर एसी सर्किट ऑल्टरनेटिंग सर्किट में जो ऑब्स्टेकल जनरेट करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस, ठीक है। दिक्कत वाली बात नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो रिएक्टेंस एक्स का बेसिक फॉर्मूला वही जो आर का है, वी अपॉन आई, वी नॉट अपॉन आई नॉट, देन वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस।
अगर x की यूनिट ले तो बेसिकली वही r के इक्वल आ रही है, ऑब्वियसली वाली डायमेंशन भी वही रहेगी, खास बात नहीं, ध्यान देना, अच्छे से सुनना होता। अब अगर हम लोग इंडक्टर कॉइल विद प्योर इंडक्टेंस की बात करें, पर्टिकुलर एक्सएल की बात करें, तो हम ध्यान देना तो कि हम लोगों ने इंडक्टर कॉइल लिया और इसे ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ अटैच कर दिया बच्चों, ठीक है। सोर्स वोल्टेज V0 sin ओमेगा टी जो कि एवरग्रीन है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन L, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, वोल्टेज VL और मैक्सिमम वोल्टेज V0L। ध्यान से सुनना और अच्छे से। अगर किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग सोचे तो V गिवन वोल्टेज इक्वल टू यूज्ड वोल्टेज, ध्यान देना। तो पहले एक्सेल पर हम लोग फिर से एक बार बात कर लें। एक्सेल जो आप देख रहे हैं उसका इंडिविजुअल फॉर्मूला ओमेगा एल। अब बेटा आप जानते हैं कि ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई कैपिटल टी या फिर 2 पाई न्यू, ले सकते हैं ना, कोई समस्या कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। कैपिटल टी टाइम इंटरवल है फॉर टू कंप्लीट वन लूप 0 टू कैपिटल टी, और न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई न्यू एल। ध्यान से सुनना, दोनों ही फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। एक्सएल का अगर रिलेशन आप फ्रीक्वेंसी या फिर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के साथ देखना चाहते हो, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इस पर बेटा बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक इंडक्टर कॉइल दे देगा, देखिए यहाँ पर एक लाइट सोर्स एक बल्ब है, और बेटा इसको कंट्रोल करने के लिए आपने इंडक्टर कॉइल रख दी और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स अटैच कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से सुनना अच्छे से, ओके। अब यहाँ पर आप जैसे ही स्विच ऑन करेंगे अपना, ठीक है, बल्ब अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ग्लो करेगा, जितना करंट मिल रहा है जितना वोल्टेज मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग ब्राइटनेस दे देगा। अब क्वेश्चन ये आएगा कि ये जो आपको कॉइल नजर आ रही है इसमें अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए जाए, ठीक है, अब सोचिए जैसे आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो क्या होगा बेटा, टर्न्स बढ़ाने से इसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन चेंज होगा। याद कीजिए ईएमआई में आप पढ़ते हैं L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, याद है नहीं है। अब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे तो क्या होगा, एल बढ़ेगा, एल बढ़ेगा तो फाइनली क्या होगा, एक्सएल बढ़ेगा, एल बढ़ने से एक्सएल बढ़ेगा। और आप समझ सकते हैं अगर एक्सएल फाइनली क्या है तो ऑब्स्टेकल है ना, तो करंट क्या होगा, आई इज इक्वल टू वी अपॉन एक्स, देख सकते हैं आई इज इक्वल टू वी अपॉन एक्स। अब अगर एक्स बढ़ेगा एक्सएल तो करंट डिक्रीज होगा, तो फाइनली ब्राइटनेस कम हो जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी फॉर्म में अगर कहा जाए इंडक्टर कॉइल कंट्रोल कर रही है बल्ब को, और अब आप क्या सॉफ्ट आयरन की कोर इस इंडक्टर कॉइल में इंसर्ट कर दी। जैसे आप सॉफ्ट आयरन की कोर इस इंडक्टर कॉइल में इंसर्ट करेंगे तो इंडक्टर कॉइल में इंसर्ट करते इसका एल कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन म्यू नॉट इनटू म्यू आर हो जाएगा क्या। तो आपको पता है सॉफ्ट आयरन क्या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो उसके लिए म्यू आर की वैल्यू कैसे होगी, वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। तो एल की वैल्यू बढ़ने से एक्सएल बढ़ेगा और एक्सएल बढ़ने से करंट डिक्रीज होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर घुमाया जाए, ऐसे फ्रीक्वेंसी के लिए बोल सकता है पहले 50 हर्ट्ज सोर्स अब 60 हर्ट्ज कर दिया सपोज आपसे कहा जाए, तो क्या करेंगे आप समझ सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज एंड एक्सएल आल्सो इंक्रीजेज। इस तरह क्वेश्चन अगर आए दिमाग में तो ध्यान रखना। ऐसे ही एक कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आपको दे सकता है, यहाँ पर डीसी सोर्स अटैच कर दें, समझ रहे हो ना, यहाँ पर डीसी सोर्स अटैच कर दे तो, और फिर ऐसा कुछ कहे वो डीसी सोर्स अटैच करके फिर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दे या फिर सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट कर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। रीजन क्या है कि डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीरो। डीसी कांस्टेंट रहता है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, जीरो। अब अगर फ्रीक्वेंसी जीरो बेटा तो आपको देखिए फ्रीक्वेंसी जीरो तो एक्सएल क्या हो जाएगा, जीरो, तो इंडक्टर कॉइल का इफेक्ट बनेगा ही नहीं। तो ऐसी बात तो दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप टर्न्स बढ़ाइए सॉफ्ट आयरन रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्ब की ब्राइटनेस वही रहेगी। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो बच्चों इंडक्टर कॉइल पर बात हो रही थी ना, ये कुछ बेसिक कंडीशंस हैं, आगे बढ़ते हैं।
अगर इसी प्रॉपर्टी को हम लोग आगे बढ़ाएं, ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग गिवन वोल्टेज मस्ट बी इक्वल टू यूज वोल्टेज, गिवन वोल्टेज बी इक्वल टू यूज वोल्टेज VL। तो ध्यान रखना द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज कितना रहेगा V0 sin ओमेगा टी, और इस कंडीशन में करंट कितना रहेगा I0 sin ओमेगा टी माइनस π/2। याद रखिएगा, क्योंकि इंडक्टर कॉइल के इफेक्ट में क्या होगा, वोल्टेज लीड्स टू करंट, वोल्टेज π/2 फेज एंगल आगे है या करंट पीछे है, वोल्टेज कैसे भी समझ लो। तो वोल्टेज के लिए फेज एंगल ओमेगा टी, तो करंट के लिए ओमेगा टी माइनस π/2, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये कंडीशन में बेटा वापस वही प्रॉपर्टी रिपीट हो जाएगी। फेज डिफरेंस की बात करें, फाई समझ जाओगे ना, पूरा लिखो फेज डिफरेंस समझ जाओगे। तो फाई कितना है बेटा π/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फेज डिफरेंस इसी सीक्वेंस में पावर फैक्टर की बात करें, पावर फैक्टर क्या है cos फाई, फाई कितना है π/2, cos π/2 क्या हो जाएगा 0। फिर एवरेज पावर लॉस की बात करें तो 1/2 V0 I0 cos ऑफ फाई कितना है 0, 0 से मल्टीप्लाई होगी, पूरी वैल्यू फिनिश। ध्यान रखिएगा बेटा, यस, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ध्यान रखिएगा। चैप्टर में अगर आप भी फील कर रहे होंगे हर पॉइंट अपने आप में रिजल्ट है, और हर एक पॉइंट हर एक लाइन अपने आप में एक क्वेश्चन भी बन सकती है, तो प्लीज़ ध्यान रखें। एवरेज पावर कंजप्शन कितना हो गया 0 0। अब अगर हम लोग ग्राफ पर नोटिस करें, वोल्टेज के लिए देयर इज नो वेरिएशन, वो तो फिक्स्ड है वोल्टेज के लिए ग्राफ। अब करंट के लिए क्या पोजीशन है, करंट लैग देन वोल्टेज, करंट लैग्स टू वोल्टेज बाय फेज एंगल π/2। तो करंट बेटा π/2 फेज एंगल पीछे है। अब आप खुद सोचिए कि π/2 डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है बच्चों। π/2 डिफरेंस का मीनिंग है कि जहाँ एक वैल्यू मैक्सिमम, सेकंड ऑप्शन 0 रहेगा। π/2 डिफरेंस का मतलब एक कॉस और दूसरा इनडायरेक्टली साइन हो गया, तो एक मैक्सिमम तो सेकंड 0 होगा, सेकंड मैक्सिमम तो फर्स्ट 0 होगा, याद रखिएगा। फिर करंट पीछे है, करंट π/2 फेज एंगल पीछे, तो बेटा इसको सिंबॉलिकल डाउन साइड शुरू कर देना, डाउन साइड स्टार्ट कर देना। वोल्टेज तो ग्राफ आप देख ही रहे थे, करंट पीछे है तो बेटा इसको हमने ओरिजिन से डाउन साइड स्टार्ट किया है, और एग्जैक्टली डिफरेंस क्या रखेंगे, जहाँ वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट एग्जैक्टली वहीं 0 होना चाहिए। तो वोल्टेज और करंट आपके सामने बच्चों, बोलो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। जहाँ देख सकते हैं वोल्टेज जहाँ एग्जैक्टली मैक्सिमम तो करंट 0, और करंट मैक्सिमम तो एग्जैक्टली वोल्टेज 0, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर फेजर ग्राफ की बात करें तो फेजर ग्राफ में अब तक आप लोगों ने जो भी कोशिश की था, ध्यान दीजिएगा। फेजर ग्राफ जो आप देख रहे हैं, इसी पर अगर हम लोग बात करें, वोल्टेज में तो कोई वेरिएशन होना ही नहीं है। देखिए V0 ओमेगा टी, और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वाई पर, एंगल कहाँ से लिया था एक्स एक्सिस से, तो परपेंडिकुलर वाई पर ड्रॉ कर दीजिए। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या शो कर देगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू शो कर देगा वोल्टेज की। बताइए समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब करंट पर बात कीजिएगा, आपको देखिएगा वोल्टेज के कंपेरिजन में करंट कैसा है, π/2 फेज एंगल पीछे है, ठीक है। तो वोल्टेज से अगर अपन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो फेज एंगल आगे होगा ना। आप देखिए अगर मान लीजिए ओमेगा टी यहाँ 60 है, तो आपको 70 डिग्री का एंगल बनाना, तो आप कैसे जाएंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ऑब्वियस बात है एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तब तो एंगल बढ़ेगा। अब यहाँ पर करंट π/2 फेज एंगल पीछे है, तो ध्यान रखना ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में π/2 शो कर देना, तो वोल्टेज से करंट I0 π/2, समझ रहे हो, यस नो। और जहाँ पर करंट आपने डिस्प्ले किया बच्चों, वहीं पर अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, एक नॉर्मल ड्रॉ किया, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट आपके सामने हाजिर है। ये साइनसॉइडल ग्राफ हो गया और बड़ा ये फेजर ग्राफ हो गया, किसके लिए, इंडक्टर कॉइल के लिए। कोई एक्सक्यूज, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। हाँ जी, देन नेक्स्ट, अब हम लोग बात शुरू कर रहे हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC पर।
तो कैपेसिटी रिएक्टेंस से बात करें हम लोग, बड़े ध्यान देना, बहुत ढंग से सुनना। ये हम लोगों ने एक कैपेसिटर लिया, वोल्टेज सोर्स, कैपेसिटी रिएक्टेंस एक्सी, पोटेंशियल को वीसी, मैक्सिमम को वी नॉट सी कह दिया, सोर्स वोल्टेज वी नॉट, साइन ऑफ ओमेगा टी। ध्यान से सुनिएगा, एक्सी का बेसिक रिलेशन 1/ओमेगा सी, ध्यान से सुनना अच्छे से। और अगर हम लोग ओमेगा की वैल्यू जानते हैं 2π/T है 2π न्यू, तो एक्सी को क्या लिख सकते हैं 1/2π/न्यू/सी। क्या हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मूला? यस और नो? एन एक्सक्यूज? कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? तो बच्चों देखिए, लैंग्वेज का डिफरेंस है। एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, बट एक्सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। इस तरह से एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/कैपेसिटेंस। ठीक है, बिहेवियर जस्ट अपोजिट है। उसका रीजन आप देख सकते हैं कि जहाँ पर एक्सएल फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि एक्सी फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका डिस्प्ले भी आपके सामने है। इंडक्टर कॉइल वोल्टेज को 90 आगे रखता है, तो कैपेसिटर उसी वोल्टेज को करंट से π/2 पीछे रखता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। इनकेस अगर हम लोग ग्राफ की बात करें, देखिए एक्सी और अगर फ्रीक्वेंसी के लिए ग्राफ बनाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा क्या? अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के अलावा आप कैपेसिटेंस भी दे सकते हैं, यस और नो? और मैं इसी तरह से एक्सी 1/फ्रीक्वेंसी या फिर 1/कैपेसिटेंस का ग्राफ बनाए तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन रहेगा क्या? बताइए, वो एक्सक्यूज है, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है? बच्चों मेरे हिसाब से बेटा आप लोगों ने इन कॉन्सेप्ट्स का यूज़ देख लिया होगा, बहुत सारा यूज़ है इनका। चलिए इनको रब कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, आगे की हम लोग बात करें तो देखिए, किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग अगर डिस्कस करें बेटा, तो गिवन वोल्टेज इक्वल टू यूज्ड वोल्टेज, तो V इज इक्वल टू वी आर, देन V इज इक्वल टू वी एल, तो यहाँ पर V इज इक्वल टू वी सी। ओके बेटा, कोई टेंशन तो नहीं है बेटा? तो आफ्टर सॉल्यूशन प्रोसीजर आपके लिए किसी काम का नहीं है। 12th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है, V को क्या दे सकते हैं, V नॉट साइन ओमेगा टी, और I क्या हो जाएगा, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ध्यान दीजिएगा। ओके, प्योर रेजिस्टेंस में फाई 0 रहा, यहाँ पर करंट में ओमेगा टी माइनस π/2, तो कैपेसिटर में ओमेगा टी प्लस π/2। ठीक है, फेज डिफरेंस फाई की बात करें तो फाई फेज से कितना है, π/2। इनकेस अगर आपको लगे यार प्लस माइनस का टेंशन है तो मॉड फॉर्म ले लीजिए, ये लीजिए। जैसे आपको लगे ना बेटा ओमेगा टी यहाँ पर प्लस π/2 तो माइनस π/2 आ जाना चाहिए, फेज डिफरेंस फाई, तो मैंने मॉड फॉर्म डाल दिया, ऐसे कोई एक्सक्यूज वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा? हाँ जी, पावर फैक्टर cos फाई, अब फाई के लिए आप बेटा यहाँ प्लस π/2 लिखिए है, माइनस π/2 लिखिए, cos 90 तो जीरो ही आना है ना, तो वैसे कोई एक्सक्यूज नहीं है। एवरेज पावर कंजप्शन की बात करें तो फिर से 1/2 वी नॉट देख सकते हैं, 1/2 वी नॉट आई नॉट, cos ऑफ फाई कितनी है, cos 90 जीरो, तो जीरो से मल्टीप्लाई होगी, कम्प्लीटली फिनिश। ठीक है, ग्राफ की अगर हम लोग डिस्कशन करें तो वोल्टेज में तो कोई चेंज आना ही नहीं है, तो एवरग्रीन मामला है। ठीक है, अब करंट पर बात कीजिए, डिफरेंस कितना है, π/2, इसका मतलब तो कंफर्म है कि एक मैक्सिमम तो सेकंड जीरो होगा, लेकिन इस बार करंट π/2 फेज एंगल आगे है, लीड कर रहा है करंट, तो वोल्टेज के लिए तो ग्राफ आपके सामने ही, और करंट अगर लीड कर रहा है तो करंट को ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट किया था हम लोगों ने, याद है ना, सिंबॉलिकली डिफरेंस देने के लिए। लास्ट टॉपिक में प्योर इंडक्टर कॉइल में क्या था, करंट पीछे था, तो करंट को मैंने ओरिजिन के नीचे से शुरू किया था। इस बार करंट π/2 फेज एंगल लीड कर रहा है, ठीक है, तो करंट को ऊपर से स्टार्ट कर देंगे। बात समझ में आ रही है?
यस नो। और अगर हम लोग बेटा इस पर फेजर ग्राफ पर अगर बात करें, फेजर ग्राफ भी देख सकते हैं आप लोग। देखिए वोल्टेज की तो कोई चेंज है ही नहीं, करंट कैसे है π/2 फेज एंगल आगे है, तो वोल्टेज से π/2 फेज एंगल आगे शो कर दीजिए करंट को। ये लीजिए, जब पिछली बार पीछे शो किया था ना वोल्टेज से पीछे, इस बार करंट को π/2 फेज एंगल आगे शो कर दीजिए। डन है, कोई दिक्कत नहीं। ये I0 ये हम लोगों ने 90 आगे शो कर दिया है वोल्टेज से, और जहाँ पर इंटरसेक्शन शो कर देगा वहाँ क्या हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू। बताइए कोई दिक्कत है क्या? लॉजिक क्लियर है? कोई समस्या पोटेंशियल हो तो बताइए। ये बच्चों आप लोगों ने प्योर रेजिस्टेंस, प्योर कैपेसिटर और प्योर इंडक्टर कॉइल पर बात कर ली है। ठीक है, कोई एक्सक्यूज हो तो बताइए, कोई दिक्कत? ये सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए, किसी फॉर्म में यूज हो सकते हैं।